फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है कृषि। तो ये बेसिकली जो आपकी क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक है, ये बेसिकली संसाधन के ऊपर है। तो आज हमारे देश में जो कृषि संसाधन है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं और फिर उसमें जो अलग अलग फसल वगैरह होती है, इन सभी को देखेंगे। देखिए, इन क्लासेस की जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चित्र वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो वो पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, फॉर्म के लिए लिंक दिया होगा, लिंक पर क्लिक करिएगा, फॉर्म को फिल करिएगा, आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात आती है, अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो फोर्सेस हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जा करके आप जो फोर्सेस हैं उनको चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पर मेरा नंबर दिया है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग कृषि शब्द का प्रयोग करते हैं तो मोटा मोटा अर्थ होता है किसी फसल का हम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फसल को आप बहुत तरह से उगा सकते हैं। हो सकता है आप ट्रैक्टर का यूज़ करें, या हो सकता है आप बैल का यूज़ करें। हो सकता है आप फसल का उत्पादन इसलिए कर रहे हो जिससे कि आप मार्केट में बेच के लाभ कमा पाए, या हो सकता है आप फसल को केवल अपने और अपने परिवार के लिए उगा रहे हो। तो इस आधार पे हम लोग कृषि को अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। तो यही हम लोग कृषि के प्रकारों को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तरह की जो कृषि आती है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। प्रारंभिक मतलब खेती करने का तरीका बहुत ही प्राचीन है। जैसे कि इसमें औजार में क्या होगा, लकड़ी के हल यूज होंगे। लकड़ी के, अब देखिए, लोहे का जो हल होता है वो गहराई तक जमीन को खोद देता है, लेकिन इसमें क्या है, लकड़ी के हल यूज होते हैं। खुदाई करने वाली छड़ी यूज होती है। पूरा परिवार या पूरा समुदाय जो है मिल करके काम करता है। तो पहली चीज है, बहुत ही पुराने तरीके की ये खेती है। दूसरी बात है जीविका निर्वाह, यानी इससे केवल अपने परिवार या अपने गांव का भरण पोषण हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि खूब सारी फसल को उगाया और बेच जाए। अच्छा, इसको देखिए, ये जो खेती है जब पुराने तरह की है तो जाहिर सी बात है सिंचाई की बेहतर सुविधा नहीं होगी, खाद बीज अच्छे नहीं होंगे। तो यानी कि ये किसके ऊपर निर्भर करेगी, वर्षा हो रही है कि नहीं, मृदा में उर्वरता है या नहीं, यानी पर्यावरणीय दशाओं पे ये खेती निर्भर करती है। इसको देखिए कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्लैश एंड बर्न। तो मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आग सी लगी हुई है। देखिए क्या करते हैं, एक जमीन है, उसके ऊपर जंगल है, जंगल को काट दिया, पेड़ साफ हो गए, अभी भी जड़ें रह गई है, वहां पर आग लगा दी तो ये जो नीचे की जड़ें हैं वो भी नष्ट हो गई। अब जमीन खाली है, इसके ऊपर खेती कर ली। जब तक जमीन में उर्वरता रही तब तक यहाँ पे खेती होती रही। उसके बाद इस जमीन को छोड़ दिया, नई जमीन पे गए, वहां पर भी जंगल काटे, जमीन पे आग लगाई और खेती की। तो इस तरह से ये खेती की जाती है। अब देखिए, इसको जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पीडीएफ वैसे आपको अवेलेबल रहेगी, उसमें ये सारी बातें होंगी। फिर भी जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहते हैं। मणिपुर में इसे पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले तरह की हमारी कृषि हो गई, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या कर्तन दहन प्रणाली, जो आती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आती है गहन जीविका कृषि। तो इमेजिन करिए एक ऐसा स्थान है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो अब इस जनसंख्या के लिए खाद्यान्न भी ज्यादा चाहिए होगा। तो ऐसी जगह जहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है, वहां पर यह गहन जीविका कृषि की जाती है। इसकी विशेषता क्या है, एक तो बहुत सारे लोग मिल करके काम करते हैं। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो मशीनों की जगह लोग मिल करके काम करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो बीज है, खाद है, सिंचाई है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फसल बो सके। इसीलिए यहाँ पर गहन शब्द आया है। गहन का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए ज्यादा खाद, बीज और सिंचाई वगैरह का इस्तेमाल करना। अब देखिए, हम लोगों ने उत्तर भारत में देखा है कि जो खेत है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। क्यों? एक परिवार है, उसमें 4 बेटे थे, अब उनके 2-2 बेटे हुए,
यानी खेत लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो जोत का आकार है वो छोटा होता जा रहा है। तो यानी कि ये क्षेत्र गहन जीविका कृषि वाले जो क्षेत्र है, ये अधिक जनसंख्या और छोटे आकार के खेतों का सामना कर रहे हैं। यानी कि ये एक चुनौती हो गई है कि खेत का आकार छोटा होता जा रहा है और जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए खाद्यान्न की ज़रूरत भविष्य में भी पड़ती रहेगी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जिस दो तरह की कृषि की बात की वो जीविका कृषि थी, यानी कि कृषक अपनी जीविका को चलाने के लिए इस तरह से खेती करता है। अब हम लोग बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि की, यानी कि ऐसी खेती जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब देखिए, अगर लाभ कमाना है तो मार्केट में फसल बेचेंगे, यानी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में भी उगाना पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बेहतर खाद, बीज और सिंचाई वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, यानी कीटनाशक वगैरह आपके बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होंगे। एक बात देखिए ये आ जाती है, एक फसल हो सकता है एक इलाके में वाणिज्यिक हो और दूसरे इलाके में ना हो। जैसे पंजाब हरियाणा में आपका चावल जो है वो वाणिज्यिक फसल है और उड़ीसा में ये वाणिज्यिक फसल नहीं है, जीविका कृषि के अंतर्गत आता है। तो जहाँ पे जैसी परिस्थितियाँ, जैसी टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से ये चीज़ डिसाइड होती है कि कहाँ पर वाणिज्यिक कृषि होगी और कहाँ पर जीविका कृषि होगी। अच्छा देखिए, जो रोपण कृषि है ये भी एक तरह की वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपण कृषि का एक उदाहरण यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें केले का उत्पादन किया जा रहा है। यानी जहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा खेत होता है जिसमें किसी एक फसल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर श्रमिकों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कैपिटल यानी पूंजी यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि आपको बढ़िया उत्पादन करना है तो खूब सारा पैसा लगाया जाता है। अच्छा, इसमें जो फसल का उत्पादन होता है वो उद्योगों के काम आता है कच्चे माल के रूप में। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब रोपण फसलों का उत्पादन होता है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी जो है रोपण फसल के उदाहरण है। क्योंकि देखिए, रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यानी कि जो आप फसल को उगाते हैं वो बेचने के लिए उगाते हैं। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पे आप फसल उगा रहे हैं वहाँ से बाजार की कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि अगर बाजार तक आप अपनी फसल को नहीं पहुँचा पाएंगे तो फिर आपको इस कृषि को करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो जहाँ पर नेटवर्क अच्छा होता है परिवहन का, वहाँ पर यह कृषि विकसित होती चली जाती है। फिर यहाँ तक हम लोगों ने कृषि के प्रकार की बात कर ली। अब हम लोग जो अलग अलग हमारे देश में फसल के प्रकार हैं उसकी बात करेंगे। तो मौसम के हिसाब से हमारे देश में बेसिकली 3 तरह की फसल होती है, रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले बात करते हैं रबी फसल की। ये देखिए, शीत ऋतु में इसका उत्पादन कब किया जाता है? शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बीजों को बो दिया जाता है। और जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, अप्रैल से जून के बीच का जो समय है, उस समय फसल की कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारी फसलें आ जाती हैं, रबी फसल हैं ये। और वैसे तो देखिए, ये जो फसल है हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में बोई जाती है, लेकिन फिर भी उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो हमारे देश के राज्य हैं, जैसे कि हमारे देश में जो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर इन सभी राज्यों में जो गेहूं है वो महत्वपूर्ण रबी फसल है। तो हम लोगों ने देखिए ये प्रैक्टिकली भी देखा है, जैसे यूपी वगैरह जो अपना है, यहाँ पर गेहूं मुख्य रबी फसल है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से, अब ये मैंने क्लास 9 से जब पढ़ाया था आपको, क्लास 9 की एनसीईआरटी, वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ वगैरह के बारे में बताया था। तो देखिए, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, वो हवाएं जो भूमध्य सागर से आ रही होती है, इनकी वजह से जो वर्षा होती है वो रबी की फसल को लाभ पहुंचाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में जो हरित क्रांति है ये जो बहुत ज़्यादा सफल हुई, इसके बाद से रबी फसल जो है बहुत तेजी से इनका उत्पादन बढ़ा है। जो हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, इसकी वजह से आपकी रबी फसल का उत्पादन बढ़ गया है। अब बात करेंगे खरीफ फसल की। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जब मानसून का आगमन हो रहा होता है, जब हमारे देश में मानसून आता है, उस समय यह फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसल में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर यानी अरहर की दाल है, मूंग है, उड़द है, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसल हो गई। देखिए, पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है।
तो चावल की खेती मुख्य रूप से आपको कहाँ होती हुई मिलेगी? जो अपनी धान की फसल होती है, असम में, पश्चिमी बंगाल में, बेसिकली जहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल है या जहाँ पर सिंचाई अच्छे से हो सकती है। तो असम है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खासकर जो आपका कोंकण तटीय क्षेत्र है और इसके साथ ही यूपी और बिहार, यहाँ पे मुख्य रूप से आपको चावल की खेती होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, हम लोगों ने देखा हरित क्रांति में काफ़ी बदलाव आया है, सिंचाई वगैरह की सुविधा हो गई। इसकी वजह से जो चावल है अब वो पंजाब और हरियाणा की भी मुख्य फसल बन गया है। हालांकि इससे पंजाब हरियाणा की मिट्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में भी अच्छा खासा चावल होता है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, आंस, अमन और बोरो। ये 3 फसल यहाँ पर 3 राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जायद फसल की। तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली जो फसल है, इसको जायद कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरे हो गए, सब्जियां हो गई और चारा वगैरह पशुओं का, इन सब की खेती की जाती है। अब देखिए, हम लोग अपने देश की उन फसलों की बात करेंगे जो प्रमुखता से हमारे देश में उगाई जाती है। तो सबसे पहले आ जाता है चावल, जो कि हमारे देश में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। चीन के बाद हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पे आता है चावल के उत्पादन में। चावल, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, एक खरीफ की फसल है और इसको उगाने के लिए आपको जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए होगा। ये परसेंट गलत लिख गया है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान और जो आर्द्रता है वो 100 सेंटीमीटर, यानी कि वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो अच्छा खासा पानी चाहिए होगा और तापमान चाहिए होगा। अच्छा, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जाहिर सी बात है सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पंजाब हरियाणा में। अच्छा, जो चावल है ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, जो हमारा उत्तर पूर्वी मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर चावल की खेती होती है। इसके साथ ही जो हमारे तटीय क्षेत्र है, जो तटीय इलाके हैं, जो हमारे डेल्टाई प्रदेश है, इन सभी जगहों पे चावल उगाया जाता है। अब क्योंकि नहरें हैं, नलकूप हैं, इनका विकास हो गया है, तो हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में चावल उगाना संभव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइट आप कलर देख रहे हैं, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चावल गौण रूप से उगाया जाता है, यानी उतनी ज़्यादा फसल नहीं होती है। और ये जो आप डार्क वाले इलाके देख रहे हैं, ये चावल उत्पादन के प्रमुख इलाके हैं। अब देखिए, बात करेंगे गेहूं की फसल की। तो गेहूं हमारे देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। ये हमारे देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में उगाया जाता है। अब देखिए, ये जो गेहूं की फसल है, इसको उगाने के लिए आपको सर्दी के मौसम की, यानी शीत ऋतु की जरूरत होगी और फसल जो पकती है उसके लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो इसे उगाने के लिए आपको ऐसे क्षेत्र की जरूरत होगी जहां 50 से 75 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा हो जाती हो। यानी अगर पूछ दिया जाए कितनी औसत वार्षिक वर्षा चाहिए गेहूं को, तो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। हमारे देश में गेहूं जो है, इसको उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। एक उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदानी क्षेत्र, यानी जो अपना उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलज का जो ये मैदानी क्षेत्र है, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र है वो हो गया। ये 2 मुख्य गेहूं उत्पादन के क्षेत्र हो गए। अच्छा देखिए, अगर मुख्य राज्यों की बात करें जो गेहूं उत्पादन करते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान ऐसे इलाके हैं, ऐसे हमारे देश के राज्य हैं जो गेहूं को प्रमुखता से उत्पादित करते हैं। अब देखिए, बात करेंगे मोटे अनाज की जिनका हमारे देश में उत्पादन होता है। तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इनमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और देखिए, मोटे अनाज की एक विशेषता है कि इनमें सिंचाई वगैरह ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, जैसे कि रागी जो है, इसमें प्रचुर मात्रा में आपको लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिल जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी कि जो ज्वार है ये हमारे देश में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से। अच्छा, ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिकतर तराई क्षेत्र में क्योंकि ये उगाई जाती है। जो ज्वार की फसल है, क्योंकि इसको अधिकतर तराई क्षेत्र में उगाया जाता है, इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। इसके बाद आ जाता है बाजरा। तो देखिए बाजरा जो है ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए। और देखिए अगर हम लोग रागी की बात करें तो जो रागी है ये शुष्क प्रदेशों में होती है, यानी बहुत ज़्यादा इसको वर्षा की ज़रूरत नहीं है। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। देखिए इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछती जाती हैं। अब देखिए बात करेंगे मक्का की फसल की। तो देखिए ये जो मक्का की फसल है ये खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में यूज होती है। खरीफ की फसल है और इसके लिए जो तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान चाहिए। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसके ऊपर आप इसको अच्छे से उगा सकते हैं। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, यानी बिहार वगैरह में इसको रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीज हो गए, उर्वरक हो गई, सिंचाई हो गई, इनका उपयोग करने से हमारे मक्का का उत्पादन बढ़ा है धीरे धीरे। प्रमुख राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए। अब देखिए बात करेंगे हमारे देश में जो दालों का उत्पादन होता है इसके बारे में। देखिए हमारा देश दालों के उत्पादन में विश्व में फर्स्ट है और दालों को यूज करने में, इनके उपभोग में भी विश्व में फर्स्ट है। हमारे देश में देखिए जो शाकाहारी जनसंख्या है उसको प्रोटीन अधिकतर इन्हीं दालों के माध्यम से मिलता है। तो हमारे देश में अरहर है, उड़द है, मूंग, मसूर, मटर, चना ये सारी दलहन फसलों का उत्पादन होता है। अच्छा देखिए दालों में जो दलहन का उत्पादन होता है इसमें नमी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, यानी ज़्यादा सिंचाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो शुष्क परिस्थितियों वाले इलाके हैं वहाँ भी आप दाल को उगा सकते हैं। अच्छा देखिए फलीदार फसल होती है, ये दालें जो है फलीदार होती हैं, इसलिए अगर अरहर को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी दाल है अगर आप उनका उत्पादन करते हैं तो ये वायु से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी को नाइट्रोजन देती हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती हैं। तो इसीलिए ये जो दाल की फसल है इसको रोटेशन में बोया जाता है अन्य फसल के साथ। देखिए क्या हुआ, एक फसल का उत्पादन किया, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, इसके बाद दालों को बो दिया तो मिट्टी की उर्वरता फिर से बढ़ गई। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए बात करेंगे गन्ने की फसल की। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में गन्ने को उगाया जाता है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए और वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, या फिर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था हो। तो इसीलिए इसको जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोया जाता है। उष्ण मतलब जहाँ पर तापमान थोड़ा ज़्यादा हो और आर्द्र मतलब जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसा मैंने कहा सिंचाई की ज़रूरत होगी। अच्छा इसको बहुत सारी अलग अलग तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन इसको बोने से लेकर काटने तक बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम की आपको ज़रूरत होगी। तो ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। गन्ना जो है चीनी, गुड़, खांडसारी, शीरा इन सबको बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा ये सभी भारत में गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए बात करेंगे तिलहन की फसलों की। तो तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा है 2018 में, पहले नंबर पे चाइना था। अगर तोरिया की फसल की बात करें तो उस समय कनाडा 2018 में नंबर 1 पे था, चाइना दूसरे पे था और तीसरे नंबर पे भारत रहा। अगर भारत में कुल जो बोया गया क्षेत्र है, यानी कि वो सारा क्षेत्र अगर देखें जिसमें फसलें बोई जाती हैं, तो इसके 12% हिस्से पर तिलहन की फसल का उत्पादन किया जाता है। अच्छा देखिए तिलहन की फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी ये सब भारत की मुख्य तिलहन फसलें हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं अधिकतर ये जो तिलहन फसलें हैं इसका यूज़ होता है खाद्य पदार्थ के रूप में, या खाना बनाने में जो तेल वगैरह लगता है उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन इनमें से कुछ तेल के बीज ऐसे भी हैं जिससे साबुन बनता है, प्रसाधन यानी कि जो हमारा फैशन का सामान होता है, उबटन है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। अच्छा मूंगफली खरीफ की फसल है और हमारे देश की मुख्य तिलहन फसल है, यानी हमारे देश में जो तिलहन का टोटल एरिया है
उसमें से 50% एरिया केवल मूंगफली ने कवर कर रखा है। गुजरात हमारे मूंगफली का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके साथ ही राजस्थान, तमिलनाडु भी मूंगफली का उत्पादन करते हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों, ध्यान दीजिए, ये रबी की फसलें हैं। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। ध्यान दीजिएगा, तिल जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी, जो अरंडी की फसल है ये खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोया जाता है। तो ये कुछ देखिए फैक्ट होते हैं, जैसे कि आ जाता है अरंडी किस ऋतु में बोया जाता है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ये थ्योरी हेल्प करेगी। अब देखिए बात करेंगे भारत में होने वाली बागवानी फसलों की। तो अगर हम लोग फलों के उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो 2018 में पूरे विश्व में हमारा देश सेकेंड नंबर पे था और पहले नंबर पर चाइना था। तो भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है, क्योंकि हमारे यहाँ उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु मिलती है, तो दोनों तरह के फल भी होते हैं। तो भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ये सारे जो राज्य हैं ये आम के लिए फेमस है। वहीं पर नागपुर और चेरापूंजी जो है मेघालय का, ये संतरे के लिए फेमस है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है ये केले की फसल के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लीची की फसल है बहुत ज़्यादा फेमस है। मेघालय का अनन्नास फेमस है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर की खेती खूब ज़्यादा होती है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो सेब है, खूबानी है और जो अखरोट है, इसकी विश्व भर में बहुत ज़्यादा मांग है। इसके साथ ही देखिए भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और जो आलू है, इसके उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है, यानी इन सब्जियों को हम प्रमुखता से उगाते हैं। अब देखिए बात करेंगे कुछ अखाद्य फसलों के बारे में, यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने पीने में नहीं होता है। तो सबसे पहले आती है रबड़। देखिए वैसे तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब जो पृथ्वी के ऊपर 0 डिग्री की लाइन की कल्पना की गई है, एक तरह से कह लीजिए जो बीचों बीच का क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा हो गई। तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है मुख्य रूप से यहाँ रबड़ का उत्पादन होता है, लेकिन इसके साथ ही उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसकी फसल को उगाया जा सकता है। इसके लिए देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो और जलवायु कैसी हो, उसमें लगातार नमी बनी रहे, आर्द्रता बनी रहे। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसको उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में जो गारो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। मेघालय में हम लोग जानते हैं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा मिल जाएगी, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान मिल जाएगा, इसीलिए मेघालय में भी खेती हो पाती है। और बाकी ये जो दक्षिण भारत के राज्य है ये तो अनुकूल है ही। इसके बाद आते हैं रेशेदार फसल। तो कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम, ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य 4 रेशेदार फसलें हैं। इनमें से जो पहली 3 है यानी कपास, जूट और सन, इसके लिए जो मिट्टी है उसकी आवश्यकता होती है, जबकि जो रेशम है इसको कोकून से प्राप्त किया जाता है, यानी रेशम का एक कीड़ा होता है जिसको कोकून कहते हैं, उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। अब देखिए बात करेंगे कपास की फसल की। तो ऐसा माना जाता है कि जो कपास के पौधे का मूल स्थान है वो भारत ही है, और जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें कपास मुख्य कच्चा माल है। अच्छा देखिए, कपास उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत है। तो देखिए जो दक्कन पठार के शुष्कतर भाग है, जो काली मिट्टी के क्षेत्र है दक्कन पठार के, वो कपास उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है, यानी 210 दिन ऐसे हो जिसमें खिली धूप रहे और पाला ना पड़े। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सारे कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ध्यान रखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, हल्की वर्षा चाहिए होती है
और इसके साथ ही धूप की आवश्यकता होती है। अब देखिए जूट की फसल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां पे हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी जमा होती रहती है। यानी ऐसे मैदान जहां पे हर साल नई उपजाऊ मिट्टी आती रहती है बाढ़ की वजह से, वहां पर जूट की फसल होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी इसको बढ़ने के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। अच्छा, जूट का उपयोग बोरियां है, चटाई है, रस्सी है, तंतु हैं, धागे है, इस तरह की चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग होता है। लेकिन क्या है, जूट में जो है जूट से चीज़ें बनाने में लागत ज़्यादा आती है, तो इसीलिए आज क्या है जूट की बोरी वगैरह उपयोग नहीं हो रही है। और इसकी वजह से नायलॉन जो कम लागत में तैयार हो जाता है उसकी बोरियां वगैरह यूज हो रही है। इसीलिए आज जो जूट की फसल है वो थोड़ी सी संकट में है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में भारत में जमींदारी जैसी प्रथाएं थीं, यानी कि जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े थे वो जमींदारों के कब्जे में थे, और जो खेती उसके ऊपर करते थे कृषक, उनके पास जमीन का कोई अधिकार नहीं था और उनकी कमाई बहुत कम थी। तो इसको सुधारने के लिए भारत में भूमि सुधार वगैरह किए गए, कुछ नए कानून लाए गए कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है। हालांकि इनको बहुत ही सीमित सफलता मिल पाई थी, क्योंकि लोगों ने जो कानून होते हैं उसकी कमियों का फायदा उठा लिया। फिर भी भारत में लंबे समय तक कृषि में सुधार के लिए प्रयास किए गए, जैसे श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, हरित क्रांति का दूसरा भाग है। ये सारे कदम भारत में उठाए गए। इसके बाद भी देखिए आज क्या है, भारत में एक तो खेत का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि पुश्तैनी रूप से जमीन बढ़ती जाती है। इसके साथ ही आज किसानों की कमाई भी कम हो रही है, फसल का उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारी खेती में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार लगातार कदम उठाती रहती है, जिससे कि हमारे देश में जो एक तो जैसे कि चकबंदी की व्यवस्था है, जिससे कि जो लगातार खेतों का आकार छोटा हो रहा है उसको बचाया जाए, खेतों को छोटा होने से रोका जाए। तो चकबंदी है, सहकारिता है, इस तरह की चीज़ें लाई गई है। इसके साथ ही आज हमारे देश में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों को दुर्घटना के लिए बीमा योजना मिली हुई है। इसके साथ ही किसानों को आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जैसे कि जो किसान फसल बेचने जाता है तो बीच में जो बिचौलिया होता है मंडी में, वो ज़्यादा लाभ कमाता है फसल को स्टोर करके, किसान को कम मूल्य मिलता है। इस चीज़ को सही करने के लिए हमारे देश में एमएसपी की व्यवस्था की गई है, यानी एक फसल जो है इसका मिनिमम मूल्य सरकार कह देती है। जैसे सरकार ने कहा गेहूँ 1700 रुपये कुंटल से कम का नहीं बिकेगा, तो अब किसान इतना सुरक्षित हो गया कि उसको 1700 रुपये तो मिल ही जाएंगे, इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, इससे कम नहीं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सी व्यवस्थाएं की गई जिससे कि किसानों की इनकम बढ़े। हालांकि अभी भी बहुत सारी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने आज की क्लास में हम लोगों ने भारतीय कृषि का जो परिदृश्य है इसको डिटेल में देखा। अब अपनी अगली क्लास में अपने अगले चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।